देखिए मूट कोर्ट के अंदर आप लोग जो भी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो भी आप केस का डिस्कशन करेंगे, जजमेंट का आप डिस्कशन करेंगे, तो मूट कोर्ट के अंदर जो भी आप लोगों का जो डिसीजन निकल के आता है, जो भी आप एक फाइनल डिसीजन देते हैं, आप जो भी इसका कमेंट करते हैं, आप उन मूट कोर्ट में किए गए किसी भी डिसीजन को, यानी कि मूट कोर्ट में जो भी डिसीजन दिया जाता है कॉलेज के अंदर, यानी एक काल्पनिक कोर्ट के अंदर जो भी जजमेंट होता है, जो भी डिसीजन दिया जाता है, आप उसको किसी भी बाहरी कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। रीजन ये है कि मूट कोर्ट एक काल्पनिक कोर्ट है और उसके अंदर जो जज साहब जो बैठते हैं वो या तो रिटायर्ड जज होते हैं या वो एडवोकेट होते हैं जिनको 15 साल का लगभग एक्सपीरियंस होता है, या आपके फैकल्टी मेंबर होते हैं, या फिर वो कॉलेज के एडवोकेट पैनल के होते हैं। तो एक काल्पनिक कोर्ट जो मूट कोर्ट जो जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पर सिर्फ केस का डिस्कशन किया जाता है, ठीक है, और हम अपने अपने कुछ नए नए तथ्यों को सामने रखते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हाँ ये हुआ, ऐसे हुआ। तो एक तरह से जो पहले से जो केस पर जजमेंट आ चुका है, आप उस केस को मूट कोर्ट के अंदर प्रिपेयर करते हैं। एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है, तो दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी के साथ उसमें जिरह करते हैं मूट कोर्ट के अंदर। तो मूट कोर्ट में दिया गया कोई भी जजमेंट या डिसीजन को आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ ये होता है कि भाई अगर आपका मूट कोर्ट में कोई भी डिसीजन निकल के आया है, कोई जजमेंट आया है, आप उसको फिर से मूट कोर्ट में ही आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि मूट कोर्ट का चैलेंज मूट कोर्ट से बाहर नहीं जा सकता, वो मूट कोर्ट के अंदर ही चैलेंज किया जा सकता है। तो क्योंकि एक तरह से कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस पे जजमेंट दे दिया और आपने मूट कोर्ट में आप उसको पलट रहे हैं, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, जो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। आप उस ऐसे दिए गए जजमेंट को आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जजमेंट जो निकाला आपने अपने मूट कोर्ट में निकाला, काल्पनिक में, ठीक है। तो इसलिए काल्पनिक कोर्ट के अंदर, मूट कोर्ट के अंदर जो भी दिया गया जजमेंट होता है वो मूट कोर्ट तक ही सीमित रहता है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना, मूट कोर्ट में की गई प्रैक्टिस मूट कोर्ट के अंदर तक ही सीमित है, उससे बाहर नहीं जा पाएगी। अब देखिए मूट कोर्ट के अंदर यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि देखिए कि मूट कोर्ट के अंदर जो भी स्टूडेंट्स होंगे, मेल स्टूडेंट्स शैल वियर व्हाइट पैंट एंड शर्ट, ठीक है, तो उनको व्हाइट पैंट और शर्ट उनको पहननी पड़ेगी, ठीक है। साथ में ब्लैक टाई उनको यूज करना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें मूट कोर्ट के अंदर जो एक एडवोकेट कोर्ट के अंदर जो अपना बैंड पहनता है वो पहन के मूट कोर्ट के अंदर नहीं आना है, क्योंकि आप अभी एडवोकेट नहीं बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप मूट कोर्ट में एज ए स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए आपको अपने स्टूडेंट की ड्रेस में ही आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए देखिए वाइट ड्रेस है विद ब्लैक स्कार्फ है, ठीक। इसके अंदर आप की चॉइस रहेगी, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है आप उस हिसाब से पहन के आ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कोर्ट की कोई भी ड्रेस आप पहन के नहीं आएंगे, जो बैंड है उसको आप पहन के नहीं आएंगे, ठीक है। उसके आगे देखिए प्रैक्टिस मोड्स के अंदर कह रहा है कि practice modes shall be held as a routine in the class itself, and the 3 compulsory test modes for the examination shall be held after such practice modes near the end of semester end। तो जब भी सेमेस्टर का एंड होने वाला होगा आपको 3 मूड कोर्ट की प्रैक्टिस आपको करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 मूड कोर्ट की आपको प्रैक्टिस आपको की होनी है। अटेंडेंस एट सच प्रैक्टिस मूड कोर्ट शैल बी काउंटेड, यानी कि आप जो मूड कोर्ट यहाँ अटेंड कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, मूड कोर्ट के अंदर, उसकी अटेंडेंस काउंट की जाएगी कि किस किस स्टूडेंट्स ने मूड कोर्ट को अटेंड किया था, तो वो अटेंडेंस काउंट की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ईच स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ हिज या हर प्रिपरेशन फॉर द ऑल मूड कोर्ट्स अटेंड बाय हिम हर इन द सेशनल डायरी। अगर एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जो मूड कोर्ट को अटेंड कर रहे हैं, उस मूड कोर्ट की डिटेल उनको अपनी सेशनल डायरी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने कितनी मूड कोर्ट अटेंड करी, उस मूड कोर्ट के अंदर कौन सा केस डिस्कस हुआ था, जज साहब कौन थे, पक्ष विपक्ष के अंदर कौन थे, कितने स्टूडेंट्स थे, उसमें क्या डिसीजन दिया गया, केस क्रिमिनल था या आपका सिविल का था, ठीक है। अब बात आती है कई बार कि भाई हम बार बार हम सिविल और क्रिमिनल केसेस के लिए बात क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो सिविल और क्रिमिनल केसेस की बात हम इसलिए कर रहे हैं, मोस्टली अधिकतर जो वकील होते हैं वो क्रिमिनल सिविल में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन केस भी आप ले सकते हैं,
ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन केस आप नहीं ले सकते, आप कॉन्स्टिट्यूशनल केस भी आप ले सकते हैं, ठीक है, आप उसको भी मूट कोर्ट में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। अब कॉन्स्टिट्यूशनल केस जो होते हैं वो अधिकतर जैसे आपके अभी जो आपका 10% रिजर्वेशन कोटा ESW, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, ठीक है, इस पर भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। या किसी कहीं पर कोई आपकी पिटीशन डाली गई है आपकी PIL, ठीक है, आप उससे रिलेटेड भी कोई भी केस डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जिनका स्पेशलाइजेशन है, अगर वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई स्पेशलाइजेशन केस डिस्कस करना चाहते हैं, वो भी उसका डिस्कशन उस मूट कोर्ट के अंदर कर सकते हैं, या अपने उस केस को लाकर दे भी सकते हैं, हम उसको मूट कोर्ट के अंदर भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि भाई जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मूट कोर्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल तीनों तरह के केसेस को मूट कोर्ट के अंदर डिस्कस किया जाता है। फर्क इतना है कि क्रिमिनल और सिविल में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट्स, स्टूडेंट ज़्यादा चाहते हैं, इसलिए इन दो केसेस की प्रैक्टिस कराई जाती है, वो थोड़ा इजी हो जाता है। अब ये जो आपकी सेशनल डायरी है, इसके जो मार्क्स हैं आपके 15 मार्क्स हैं, ठीक है, 5 मार्क्स फॉर ईच मूड्स, तो 15 मार्क्स हैं और 3 मूड कोर्ट की प्रैक्टिस आपको करनी है, तो 5 × 3 यानी एक मूड कोर्ट जो आप कर रहे हैं, जो आप टेस्ट मूड कोर्ट है, एक टेस्ट मूड का जो आपका मार्क्स है 5 मार्क्स है, तो कुल मिलाकर 15 मार्क्स आपके इसमें हो जाएंगे। तो आप ये फ्रैक्शन करते रहिए, अलग नोट करिए कि 100 नंबर में से अब आपके कहाँ तक आपको मिल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए 10 तो मूड कोर्ट के हो गए आपके, 5 मार्क्स रिटन सबमिशन के हैं, 5 मार्क्स आपके ओवरऑल और एडवोकेसी के हैं, यानी कि वकील की पर्सनालिटी की बात हो रही है, ठीक। ये फिर बाद में ये सेशनल डायरी है आपकी 15 मार्क्स की, ठीक है, ये अलग निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो आपका वाइवा लेगा ना, वो आपका वाइवा इन्हीं बेस पे लेगा कि मूड कोर्ट में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी के कितने मिल रहे हैं, और ओरल एडवोकेसी के अंदर सेशनल डायरी जो आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनाई है उसमें आपने क्या क्या नोट किया है, ठीक है, उसको भी मैं आपको भी और बताऊंगा आगे डिटेल में। अब देखिए बी पार्ट है आपका कोर्ट असाइनमेंट। कोर्ट असाइनमेंट्स में देखिए ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्रायल इन 4 केसेस, 2 केसेस इन सिविल एंड 2 केसेस इन क्रिमिनल। तो मूट कोर्ट के अंदर हम आपको जो काम देंगे, जैसे असाइनमेंट बोलते हैं, आप लोगों ने कई बार असाइनमेंट बनाए होंगे, ठीक है, जो एक इंटरनल मार्क्स का पार्ट होता है। तो असाइनमेंट यानी कि एक तरह से हम आपको केस दे रहे हैं, तो इसलिए इसने साफ बोल दिया 4 केसेस होंगे, 2 केस क्रिमिनल के और 2 आपके सिविल के आपको दिए जाएंगे इस मूट कोर्ट में काम करने के लिए, ठीक है, ये आपका काम है। ईच स्टूडेंट विल अटेंड 4 ट्रायल कोर्स ड्यूरिंग द सेमेस्टर टर्म। कम से कम 4 ट्रायल कोर्ट अटेंड करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स को इस सेमेस्टर के आखिर के अंदर, ठीक है, ये तो कंपलसरी होगा क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल में आपको 2 सिविल और 2 क्रिमिनल आपको लिखने हैं, तो इसलिए टोटल हो गए 4। 4 से कम मत लिखना, 4 से ज़्यादा आप कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन 4 से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्सिटी सिलेबस में ऑलरेडी रूल बना ही दिया है कि 2 केस क्रिमिनल के रहेंगे, 2 आपके सिविल के रहेंगे, तो इसलिए आपको 2 तो सिविल के 2 क्रिमिनल का आपको लिखना ही है, उससे कम मत लिखना बिल्कुल भी, क्योंकि वो एग्जामिनर देखेगा जब आपका वाइवा लेने के लिए आएगा कि आपने कितने क्रिमिनल लिखे, कितने सिविल लिखे हैं। अगर आपने 3 कर दिए तो आपके नंबर कम हो जाएंगे, तो इसलिए आप 4 रखें, 4 से ज़्यादा भी आप रख सकते हैं, ज़्यादा में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ज़्यादा में तो और अच्छी बात है कि भाई आपका और इंटरेस्ट है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, 4 से कम मत करना बिल्कुल भी। He or she shall maintain a record of his visit in his diary of session work and enter the various steps observed during his attendance of different day in the court assignment. This schemes will carry 25 marks, ठीक है। अब देखिए जो आपकी सेशनल डायरी है, ठीक है, ये डे टू डे एक्टिविटीज आपको इसके अंदर लिखना होता है। तो अब ये जो डे टू डे एक्टिविटीज आप एडवोकेट के चैम्बर पर बैठे हुए हैं, आप अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, ध्यान रखें, अभी इसका भी आगे अभी बता रहा हूँ। तो इसमें आपको चैम्बर पर, एडवोकेट के चैम्बर पर कौन कौन से क्लाइंट आए, ठीक, और उनमें क्लाइंट की एडवोकेट में क्या बातचीत हुई, क्या वो फीस दे के गए हैं, ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई नया क्लाइंट भी आ सकता है, नया क्लाइंट आके वकील से डिस्कशन कर सकता है, वो भी आप डिस्कशन लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी क्लाइंट आएंगे जिनका ऑलरेडी पहले से केस चल रहा होगा, वो अपने पुराने केसेस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो भी आप इसके अंदर नोट कर सकते हैं। कितनी फीस ली गई है क्लाइंट से, चाहे वो नया क्लाइंट हो, उसको एडवाइस देने की फीस, कुछ जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं वो 1000 भी चार्ज करते हैं,
कुछ सीनियर एडवोकेट होते हैं वो 2000 भी 5000 भी चार्ज करते हैं 1 आवर के हिसाब से। तो अधिकतर जो एडवोकेट्स होते हैं, जो अच्छे एडवोकेट्स हैं, जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। अब गाजियाबाद कोर्ट में भी देखें तो गाजियाबाद कोर्ट में भी कई एडवोकेट्स अपने चैम्बर्स के बाहर लिख रखा है कि फॉर फीस फॉर कंसल्टेंसी 1 आवर 1000, जो अच्छा एडवोकेट होगा वो 2000 और अच्छा होगा 5000 पर आवर के हिसाब से उन्होंने मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है हर एडवोकेट्स के उनके एक्सपीरियंस और उनकी पॉपुलैरिटी के बेस के ऊपर। ठीक है, तो असली आपको ध्यान ये चीज़ों को बहुत मेंटेन करना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सेशनल डायरी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, सेशनल डायरी में आपको अपनी रोज आप आ रहे हैं, अगर आप नहीं आ रहे हैं वो भी आपका मेंटेन होना चाहिए, आ रहे हैं आपने क्या क्या काम किया है वो भी आप इसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, सी पार्ट आइए, सी पार्ट के अंदर करा इंटरव्यूइंग टेक्निक्स एंड प्री ट्रायल प्रिपरेशंस। इंटरव्यू टेक्निक्स, इंटरव्यू जैसे आमने सामने बैठ के इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है, फेस टू फेस होता है। ठीक है, और एक होता है जो आप सर्वे के थ्रू भी करते हैं। ठीक, अब इसमें फर्स्ट पार्ट कहता है ईच स्टूडेंट विल ऑब्जर्व फॉर इंटरव्यू सेशन ऑफ क्लाइंट्स एट द लॉयर्स ऑफिस ऑब्लिक लीगल एड। अब देखिए क्या बोल रहा है, ईच स्टूडेंट विल ऑब्जर्व फॉर इंटरव्यू सेशन ऑफ क्लाइंट्स एट लॉयर्स ऑफिस ऑब्लिक लीगल एड। यानी कि हर स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो अपनी इंटर्नशिप ट्रेनिंग कर रहा है एडवोकेट के चैम्बर पर, वो हर इंटरव्यू सेशन को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेगा। जो नए ट्रेनिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि भाई क्लाइंट और वकील में क्या बातचीत चल रही है, तो वो बहुत चुपचाप तरीके से सुनते रहते हैं कि क्लाइंट और वकील में क्या बातचीत हो रही है। तो वहाँ पर जो बातचीत हुई है दोनों के बीच में, क्लाइंट और एडवोकेट के बीच, लॉयर्स के ऑफिस में, तो वो डिस्कशन आपको बनाना है। ठीक है, और कई बार देखिए जब क्लाइंट जब जाता है वो पूछता है एडवोकेट से, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके उसके केस से रिलेटेड होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो उसकी प्रैक्टिस से रिलेटेड पूछते हैं कि भाई आपने कितने केस लिए हैं या आपकी इसमें प्रैक्टिस है या नहीं। ठीक है, और कुछ केस से डिस्कशन भी होते हैं। तो इसलिए ध्यान रखें कि सारे जो डिस्कशन है वो केस से रिलेटेड नहीं हो सकते, कुछ डिस्कशन ऐसे भी होते हैं जो उसके बाहर से भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक आता है लीगल एड। लीगल एड की बात है, देखिए लीगल एड का मतलब क्या होता है, एक लीगल एड एक रूम होता है जो कॉलेज के अंदर बनाया जाता है। ठीक है, तो कॉलेज के अंदर एक अलग से रूम होता है जिसमें लीगल एड रूम बनाया जाता है, जिसमें कोई भी स्टूडेंट्स या कॉलेज के अंदर का स्टाफ, कोई भी स्टाफ हो, फैकल्टी हो या और दूसरे स्टाफ है, अब इसमें अभी था नहीं उसका रंजीत का, या कॉलेज से बाहर का कोई व्यक्ति कॉलेज के अंदर आकर लीगल एडवाइस ले सकता है। और ये लीगल एडवाइस देने वाले कौन होते हैं, वो आपके फैकल्टी मेंबर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी, रंजीत का था ना, रंजीत और इसका या कटवा लेगी। इसके अलावा ऐसे भी होंगे जो आपके यहाँ पर लीगल पैनल में होंगे कॉलेज के। ठीक है, वो जो रह गया उनका एडवाइस देंगे। इसके अलावा और भी ऐसे और रंजीत तीनों पर्सन से हो कटवा सकते हैं लेंगे जो लीगल और एरिया अजय। से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस लीगल एड सेंटर बनाया जाता है हर कॉलेज के अंदर। इस लीगल एड सेंटर के अंदर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व आउट किया जाता है। स्टूडेंट इस लीगल एड सेंटर में जाकर अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं क्लास से बाहर। ठीक है, क्लास में डिस्कशन नहीं होता इस तरह की लीगल प्रॉब्लम का। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी अपनी खुद की लीगल प्रॉब्लम्स होती है, घर की भी हो सकती हैं या उनकी फैमिली की हो सकती है। तो इस तरह के स्टूडेंट्स अपनी लीगल प्रॉब्लम्स को लीगल एड सेंटर में जो कॉलेज के अंदर बनाया जाता है उसमें जाकर डिस्कशन कर सकते हैं अपनी फैकल्टी मेंबर से भी, या वहाँ के जो लीगल पैनल वाले जो एडवोकेट्स हैं उनके साथ भी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें कोई चार्ज नहीं लिया होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को कोई चार्ज नहीं होता है, फ्री एडवाइस दी जाती है स्टाफ मेंबर्स को भी, और कोई अगर बाहर का पर्सन आता है उनको भी दी जा सकती है। कई बार आपने देखा होगा, आपने लीगल कैंप भी आपने अटेंड किए होंगे जो कॉलेज से बाहर जाके किए जाते हैं। वो नियरेस्ट या तो गाँव में होता है या किसी कस्बे में जाके लीगल एड कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उस लीगल एड कैंप को ऑर्गेनाइज करने का जो मेन मोटिव होता है वो एक तो स्टूडेंट अपनी जो झिझक है, जो हेजिटेशन है, उसको भी दूर करता है। उसके साथ साथ उसको एक प्रैक्टिस का मौका भी मिल जाता है, गाँव में जाके लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है, उनकी प्रॉब्लम को भी सुनने का मौका मिलता है क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ उनकी एक एडवोकेसी वाला स्किल भी स्टूडेंट्स का एक तरह से इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो गाँवों में या कस्बों में जाकर जो लीगल एड कैंप लिया जाता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, तो जिसमें गांव वाले या कस्बे वाले एरिया मोहल्ले वाले इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी लेते हैं। सेकंड पार्ट है देखिए आपका, ईच स्टूडेंट विल फर्दर ऑब्जर्व द प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कोर्ट पेपर बाय द एडवोकेट एंड प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग
द सूट पिटिशन विल बी रिकॉर्डेड इन सेशनल डायरी विच विल कैरी 100 मार्क्स। अब देखिए यहाँ से क्या बोला, हर स्टूडेंट ऑब्जर्व करेगा प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कोर्ट पेपर्स बाय द एडवोकेट। तो जो भी स्टूडेंट्स इस समय एडवोकेट्स के चैम्बर पर बैठा हुआ ट्रेनिंग कर रहा है, उसको नहीं पता होता कि भाई पेपर कैसे बनना है, कौन कौन सा पेपर लगेगा। भाई मर्डर के केस में अगर जमानत करानी है तो उसमें क्या पेपर लगना है, ठीक। अगर किसी का चोरी का केस है उसमें क्या कागज लगेंगे, कैसे उसकी जमानत करानी है, या किसी का चालान है, चालान छुड़ाना है तो उसमें क्या कागज लगेंगे। तो ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, ठीक। तो उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होंगे, कैसे नाम लिखा जाना है, क्या करना है, किसने आपके उसमें टिकट लगेंगे, वो सब चीज़ें स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करने की वकील वहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है, क्या क्या पेपर बना रहा है, तो उन पर उसको निगाह रखनी पड़ेगी और पूछते भी रहना पड़ेगा कि सर इसमें ये कौन सा पेपर है, ये कहाँ मिलता है, इसमें क्या लिखना है। तो कई बार आपको वो एडवोकेट आपको फोटोस्टेट कराने के लिए भी भेजेगा, टिकट लेने के लिए भी भेजेगा और डेट लेने के लिए भेजेगा। तो ये चीज़ आपकी सीखने की होती है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा फाइल जो केस पुराना केस है या नया केस है, ठीक है, उसको कोर्ट के अंदर कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, कैसे उसको हैंडल किया जा रहा है, कैसे उसकी फाइलिंग हो रही है, कैसे उसका कंप्यूटर रिकॉर्ड है, आपको पहले कहाँ जाना है। अगर कोई नया केस आया, अपना नई केस फाइल आपने बनाई है, नया क्लाइंट है, उस फाइल को लेकर पहले आप कहाँ जाएंगे, किसको देनी है, फिर उसके बाद क्या होगा। तो ये सब प्रोसीजर आपको वहाँ पर जाकर सीखने पड़ेंगे एडवोकेट्स के पास, वो आपको सिखाएगा। क्योंकि जब आप खुद जाएंगे फाइल लेकर, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको नई फाइल को कहाँ पहले ले जाना है। पहले तो उसकी कंप्यूटर एंट्री होती है, ठीक है, फिर उसके बाद आगे जाता है। तो रूल यही है कि पहले उसकी कंप्यूटर में एंट्री होगी। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर देखनी है, ऑब्जर्व करनी है और उसको अपनी सेशनल डायरी में नोट करना है, ठीक है। और इसके भी कितने आपके 10 मार्क्स, ठीक। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ का आइडिया भी आपको लेना पड़ेगा कि जब एक कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस की जाती है, एडवोकेट जो होता है, सीनियर एडवोकेट्स या जूनियर एडवोकेट्स, उनके साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो उस एडवोकेट का काम करने का तरीका क्या है, वो क्या क्या काम कर रहा है, आपने उनके साथ मिलकर क्या काम किया है, क्या सीखा है, वो सब चीज़ आपको सेशन डायरी में लिखना है। अब कई बार क्या होता है कि कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा के लिख देते हैं, लेकिन उनके बारे में नॉलेज नहीं होती। अगर आप लिख रहे हैं तो उनके बारे में नॉलेज थोड़ा सा लीजिए, क्योंकि 1 महीने की जो ट्रेनिंग आपको करनी है, आपको जो सर्टिफिकेट लगाना है, वो 1 महीना वैसे काफ़ी सफिशिएंट होता है सीखने के लिए। अगर पूरा टाइम दिया जाए तो काफ़ी कुछ पता चल जाता है। लेकिन अच्छे अधिक से अधिक अच्छी ट्रेनिंग अगर आपको लेनी है, कम से कम आपको 1 से 2 साल वहाँ पर आपको पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि इतनी जल्दी इन चीज़ों को बारीकी से नहीं सीखा जा सकता है। कभी क्रिमिनल केस आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी कोई सा केस आ रहा है। तो लगभग अगर आप 1.5 से 2 साल अगर आप लगाएंगे अच्छी तरह से किसी के चैम्बर के पास, किसी के चैम्बर में बैठकर, तो 1.5 से 2 साल में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इनकी हर केस की बारीकियों को, ठीक है। तो 2-3 महीने बैठ के परफेक्ट नहीं हो सकते, आपको कम से कम इसमें टाइम देना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा मेहनती होते हैं तो वो 1 साल में सीख जाते हैं, कुछ थोड़े से लेज़ी होते हैं, वो थोड़ा 1.5 साल लगाते हैं, जो थोड़ा सा और लेज़ी होते हैं वो थोड़ा सा 2 साल लगा देते हैं। तो मिनिमम आपको परफेक्ट होने में 1.5 से 2 साल लगेगा। अगर आपको इसमें अगर बिना पैसे के भी अगर आप काम करना पड़े या सीखना पड़े, आप सीखिए, क्योंकि मेन होता है इसमें सीखना, ठीक है। पैसे इंपॉर्टेंस नहीं, पैसे आप कमा सकते हैं सीखने के बाद, ठीक है। तो मोस्टली एडवोकेट्स ऐसे भी अपने रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, जिनको वो कुछ पेमेंट नहीं करते। ये होता है कि जो भी उनका आपस में एग्रीमेंट होता है उस बेस पर काम करते हैं, ठीक है, या कुछ को मिलते भी हैं, ठीक है, स्टाइपेंड भी मिलता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन पर, ठीक है। या 10 मार्क्स अलग निकाल लीजिए सेशनल डायरी के इस चीज़ के, ठीक है, अलग अलग कर लीजिए। अब गाइडलाइन देखिए, गाइडलाइन की बात है, कह रहा है कि टू मेक द ट्रेनिंग मीनिंगफुल स्टूडेंट विजिट हैव टू ऑर्गेनाइज फॉर ए कॉन्टिन्यूस पीरियड। आपको रेगुलर आपको विजिट करते रहना पड़ेगा, ठीक है, कॉलेज के अंदर, ठीक, और कोर्ट के अंदर भी। इसके अलावा आपके जो ये एफर्ट्स शुड बी डायरेक्टेड टू एक्वायर द स्टूडेंट इन द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ लीगल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग सिविल, क्रिमिनल, रिवेन्यू एंड लेबर कोर्ट प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ से बोला है कि जैसे मैंने कहा था कि स्टूडेंट्स को जरूरी नहीं कि वो एक ही अपना स्पेशलाइजेशन रखे, सिविल का है तो सिविल का रखेगा, क्रिमिनल का क्रिमिनल का, नहीं। आपको हर तरह के केसेस को हैंडल करना आना चाहिए, क्योंकि समय की डिमांड ये है कि आपको सिविल में भी, क्रिमिनल में भी, रिवेन्यू में भी, लेबर में भी, पॉस्को में भी या कॉन्स्टिट्यूशनल में भी आपको अपनी कमांड रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए तो भाई मैं ये कहूँगा कि वो हर केसेस को हैंडल करें, हर केसेस को सीखने की कोशिश करें, ठीक है। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो तो सीख चुके हैं,
उन्हें पता है उनको क्या करना है, लेकिन जूनियर एडवोकेट को तो सीखना पड़ेगा ही हर चीज़ का। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए हर तरह की ब्रांचेज को आपको सीखना पड़ेगा। Besides the legal professionals of the college, university panel and the students should regularly be supervised and helped by the subject teachers, tutor. ठीक है। अब स्टूडेंट्स की टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर फैकल्टी उनकी मदद करती रहेगी उनके लीगल प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हैं या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। It is desirable that beside advocate chambers, the students are taken for admin, family court, revenue court, income tax and sales tax offices and other venues where judicial administrative proceedings are held. अब देखिए ये आपकी एक एक्टिविटीज का पार्ट है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ एक्टिविटीज कराई जाती हैं जिसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की विजिट कराई जाती है, या सेल टैक्स ऑफिस में उनको विजिट कराते हैं, इनकम टैक्स ऑफिस में, रिवेन्यू कोर्ट, लेबर कोर्ट, फैमिली कोर्ट। ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। तो कई बार लोक अदालत भी लगती है तो लोक अदालत में भी स्टूडेंट्स की विजिट कराई जाती है। लेकिन जो कोविड लॉकडाउन होने की वजह से गाइडलाइंस फॉलो करने की वजह से कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप इन चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप खुद भी एक पर्सनली विजिट भी आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक। या अगर आप जैसे प्रैक्टिस में या अगर आप ट्रेनिंग में हैं तो आप अपने एडवोकेट के थ्रू भी यहाँ पर जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक। The Indian Law Institute, Parliament, Supreme Court and High Court Tribunal etc. may visit to make the training academically। ठीक, ये भी आपको मैंने बताया। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आपके जो सिलेबस के अंदर दिए गए हैं। ठीक है। अब डी पॉइंट आ गया वाइवा का। वाइवा में जो है आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर के 10 मार्क्स आपके हैं। ठीक। अब इंटरनल में देखिए हम लोग हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, आपका कॉलेज का स्टाफ है। एक्सटर्नल एग्जामिनर होंगे जो यूनिवर्सिटी से आएंगे, जो आपके वाइवा के मार्क्स देंगे। अब देखिए ये बात नहीं है कि वाइवा में अगर लिखा है कि 10 मार्क्स, सिर्फ एक्सटर्नल जो आ रहा है, इंटरनल आ रहा है, वो सिर्फ 10 मार्क्स से आपको देगा। नहीं, आपका जो ये जो बी जो है आपका ए पार्ट मूट कोर्ट, ठीक है, बी का मोट असाइनमेंट, ठीक, और आपका सी पार्ट इंटरव्यू टेक्निक्स एंड प्री ट्रायल प्रिपरेशंस, ठीक, और फोर्थ वाइवा। तो ऊपर के जो ए बी सी हैं ये आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जो फाइल बनेगी ये इसके मार्क्स होते हैं। तो जो एग्जामिनर आएगा यूनिवर्सिटी से वो आपकी इन तीनों चीज को भी कंसीडर करेगा फाइल के अंदर और तभी आपको मार्क्स देगा। अगर आपने ये तीनों चीज अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लिए तो आपका वाइवा ऑलरेडी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ आपसे वो ओरली क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हैं तो प्रैक्टिकल फाइल जो आप बनाएंगे उस प्रैक्टिकल फाइल में आपने जो लिखा है उसके बारे में आपसे एग्जामिनर पूछेगा, एक एक चीज पूछेगा आपसे कि आपने कैसे फाइल बनाई है, मूट कोर्ट का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फीचर्स क्या है, आप क्रिमिनल केसेस कैसे होते हैं, ये सब चीजें वो पूछेगा। तो आपको अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल है उसको आपको अच्छी तरह से उसको पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। और पढ़ने के बाद आपको उसकी एक तरह से पूरी तैयारी करनी है और एग्जाम के सामने जाना पड़ेगा। तो ये मैंने आज आपके साथ अपना सिलेबस डिस्कस किया, जो आपका सिलेबस है। सिलेबस में जो चीज़ें आई हैं उसको मैं आपके साथ अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अब देखिए कुछ बुक्स रिकमेंडेड है, राय क्लास की है, मूट कोर्ट है, प्री ट्रायल प्रिपरेशन, पार्टिसिपेशन इन ट्रायल प्रोसीडिंग्स, अवस्थी एस के प्रोफेसर है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ लॉ, मूट कोर्ट एंड वाइवा की। ठीक। अब देखिए एक आपके से मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। सचिन यादव जी, आप सुन रहे हैं मुझे? सचिन यादव सर सुन रहा हूँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, कोई एक स्टूडेंट तो है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, ये देखिए ये प्रैक्टिकल ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वाइवा के लिए। अभी मैंने आपके लिए 14 क्वेश्चंस बनाए हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि आपकी फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीक में, ये सारे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, तो व्हाट डू यू मीन बाय मूट कोर्ट और मूट कोर्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव, ये सारे मैंने आपके क्वेश्चंस आपके बनाए हुए हैं जो एक एग्जामिनर आपसे डिस्कस करेगा। ठीक है, इसका भी मैं आज मेल के थ्रू आपको मैं सेंड कर दूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने जो आज आपके साथ जो डिस्कशन किया है ये एक मैंने आपका सिलेबस डिस्कस किया है। ठीक, और ये आपको कुछ क्वेश्चन हैं जो वाइवा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं आज एकदम से क्लास स्टार्ट नहीं करना चाह रहा था, मैं आपको इससे पहले उसका सिलेबस डिस्कस करना चाह रहा था कि ताकि आपको ये पता चल सके कि आपके सिलेबस में है क्या चीज़। क्योंकि जो सिलेबस में है वही आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में बनाना है। अगर आप अपना सिलेबस नहीं पढ़ पाएंगे तो आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल को नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो प्रैक्टिकल फाइल जो देखेगा आपकी वो सिलेबस बेस्ड होती है। तो कई बार वो सिलेबस में भी पूछ लेता है कि आपने सिलेबस पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सिलेबस में ये पॉइंट था तो आपने उसको प्रैक्टिकल फाइल में बनाया या नहीं बनाया है। तो इसलिए सिलेबस आप लोग अच्छी तरह से जरूर पढ़ के जाएं कि आपके सिलेबस में कहाँ पर क्या क्या चीज़ दी हुई है और कितने मार्क्स आपके इसमें बांटे गए हैं। तो ABCD 4 कैटेगरी में आपके मार्क्स बांटे गए हैं। तो आज जो मेरा डिस्कशन था आपसे सिर्फ यही था कि मैं आपके सिलेबस का और एक चीज़ को मैं डिस्कस करूं। और बाकी का देखिए, मैं ये चाह रहा था कि अगर आज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर आज जुड़ते तो ज़्यादा अच्छा रहता, ताकि उनसे मेरा इंस्ट्रक्शन हो जाता। लेकिन चलिए, जो भी स्टूडेंट्स इस आज जुड़े हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि भाई उन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाला और वो जूम क्लासेस उन्होंने अटेंड करी। और मेरी देखिए कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँ कम से कम टाइम के अंदर। और देखिए फाइल प्रिपरेशन का ये है कि आप डिपार्टमेंट में कभी भी आके आप किसी भी टाइम पे आकर विजिट कर सकते हैं और फाइल को आप स्कैन कर सकते हैं और आप उसको बनाइए। क्योंकि देखिए सिर्फ 1 वीक आपको मिलेगा फाइल को प्रिपेयर करने का। क्लास चलती रहेगी और आप उसकी फाइल आप बनाते रहिए, क्योंकि स्कैन आपके पास रहेगा, स्कैन कॉपी आप उसको देख के बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ और अच्छा मटेरियल आपके पास है, आप उसको बुक से भी ले सकते हैं, या ऑनलाइन अगर आपको मटेरियल मिल रहा है आप उसको भी ले सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप जितनी जल्द से जल्द आप अपनी इस प्रैक्टिकल फाइल को बनाएंगे उतनी जल्द से जल्द आपका ये वाइवा हम कंडक्ट करा देंगे। जब तक आपकी फाइल पूरी नहीं बनेगी तब तक वाइवा कंडक्ट नहीं हो पाएगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द आप अपनी फाइल को प्रिपेयर कर लें और साइन कराएं, चेक कराएं, उसके बाद हम आपकी प्रैक्टिकल डेट फाइनल करेंगे। इसलिए मैं 1 वीक का आपको टाइम दे रहा हूँ। तो आज हमारी पहली क्लास हुई है, इस क्लास के थ्रू आपको मैं इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपनी स्मूथ कोड की फाइल को बनाकर सबमिट करें, चेक कराएं, करेक्शन कराएं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिले करेंगे आपका वाइवा सर भी मेरे और ज़्यादा पास डिले हो जाएगा। हम्म। सर मेरे पास 18 की स्कैन फाइल पड़ी हुई है, तो मैं उसमें से देख के बता दूं। 2018 की? आपके कॉलेज, अपने कॉलेज की, हाँ 18-19 की है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए देखिए, लेकिन ध्यान रखिए, मूट कोर्ट वाले जो केस है वो आपके सेम रहने चाहिए। क्योंकि मूट कोर्ट की जो हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे ना वो यहाँ पर कॉलेज के अंदर कराते हैं, मूट कोर्ट के अंदर। तो मूट कोर्ट के अंदर जो 4 केस की जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, 2 सिविल 2 क्रिमिनल, वो सबके कॉमन रहने चाहिए, अलग अलग नहीं हो बस। क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो वहाँ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो तो जाएगी। वो तो इसलिए बाकी का मटेरियल आप तो सर फिर आप एक काम करके स्कैन करके आप ग्रुप में डाल दीजिए, तो सब एक जैसी बना लेंगे फिर तो। हाँ नहीं नहीं, मैं स्कैन कर दूंगा। मैं इसलिए यही चाह रहा था कि स्टूडेंट्स आके है ना स्कैन कर लेते, वो स्कैन कॉपी मेरे पास आती तो फिर मैं उस स्कैन कॉपी को आपको जूम ऐप के थ्रू आपको मैं शेयर करके समझाता। अब जैसे मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया और सिलेबस मैंने आपको बताया स्क्रीन शेयर करके, तो अगर जैसे आप लोग अगर स्कैन कर लेते हाँ ना जी। तो वो मेरे पास आ जाती और फिर मैं उसी स्कैन कॉपी को ही आपको जूम ऐप पर शेयरिंग के थ्रू, ठीक है, आपको मैं समझाता चला जाता। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता। अगर 3 स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे जो परसों स्कैन करके लेके गए हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज भी कुछ स्टूडेंट अभी बैठे हुए मेरे सामने, वो भी स्कैन करेंगे। तो मेरी उम्मीद ये है कि भाई अगर आपके पास स्कैन कॉपी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए। अगर कोई आपका फ्रेंड अगर फ्री है तो वो डिपार्टमेंट में आके स्कैन कर सकता है। ठीक है, और आप उसको अपना बांट ठीक है। लीजिए। ठीक है, अब बाकी का जैसे आपने 2018 वाली बात करी है, सिर्फ मूट कोर्ट, अगर देखिए अगर 2019 की या 2020 की मूट कोर्ट फाइल जो हमारे कॉलेज की है, अगर उनका मूट कोर्ट वाला केस अगर सेम है तो आप उसको कॉपी कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर अलग अलग है तो वहाँ समस्या आएगी। ठीक, मूट कोर्ट के जो ठीक है आप सर। लिखेंगे वो आप सबका कॉमन रखें, बाकी का मटेरियल जो भी है वो आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, मूट कोर्ट वाले पेज आप चाहे बाद में तैयार कर सकते हैं, ठीक है, डिस्कस करने के बाद भी सबका एक जैसा है नहीं। ठीक, क्योंकि बार फिर आप मूट कोर्ट के केस को आप कॉपी करेंगे फिर उसका आप पेज को फाड़ेंगे, बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा है जो कोर्ट वाले पॉइंट को छोड़ के आप बाकी के पॉइंट को आप डिस्कस कर कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैं चेक करता हूँ कि मूट कोर्ट वाला जो है वो आपका किस तरह का है। अब देखिए मैं आपको अभी स्कैन नहीं है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ स्कैन वाली एक चीज़ आपको भी दिखा रहा हूँ मैं।
ये देखिए, ये फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडेक्स दिखाई दे रहा है सचिन? हाँ जी सर। तो ये इस तरह हाँ के जी इंडेक्स, हाँ इस तरह के इंडेक्स बनाए जाते हैं इसके अंदर। जो सेकंड पेज होता है वो इंडेक्स का होता है। ये टॉपिक्स हैं आपके सारे के सारे, जिसमें पेज नंबर वगैरह सब लिखे जाते हैं, ठीक है सीरियल सर, नंबर, ठीक है। टॉपिक्स, और साइड में ये पेज नंबर है, ऊपर ही इंडेक्स। ठीक है, ये बनाया जाता है। इसको कंप्यूटराइज भी आप बना सकते ठीक हैं, है हैंड रिटन बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब ये पेज है, इसके ठीक है अलावा देखिए ये इसका होता है फ्रंट पेज कॉलेज का, जिसमें आप सब लोग लिखते हैं। हाँ सर जी। ठीक है, तो ये मैं चाह रहा था कि ठीक है स्कैन सर। आप लोग स्कैन कर लेते, मुझे दे देते तो ज़्यादा बेटर होता। अब यह है कि मेरे पास स्कैन नहीं है, अब मुझे स्कैन करना पड़ेगा, मेरे लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जो आपकी फाइल है ये मूड कोर्ट वाली, मंडे को आपसे डिस्कशन करूँगा स्कैन करके। ठीक है, अगर अगर आप लोग मुझे अगर अवेलेबल करा देते हैं स्कैन कॉपी, तो मैं वो पीपीटी के थ्रू आपसे मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फाइल के थ्रू पढ़ाना वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोग कोशिश करो, कोई अगर फाइल को स्कैन कर सकता है, स्कैन करने के बाद वो मुझे सेंड कर दे, तो मैं उसको सीधा पीपीटी के थ्रू आपको फाइल शेयरिंग कर दूंगा जूम ऐप पर। ठीक है, और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि मंडे को मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस जूम ऐप पर जुड़ेंगे, क्योंकि मैं उस दिन इस स्कैन कॉपियों को वहाँ पर मैं उससे डिस्कस करूँगा। ठीक है, बाकी का अगर आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है, ओके सर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक, तो फाइल बनाते समय जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझसे डिस्कस करते रहिए। ठीक है, ताकि आपकी हेल्प होती रहे और आपका काम इजीली कंप्लीट हो जाए। ठीक, और देखिए जो आज जो हम कर रहे हैं ये, इसकी मैं रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर मैं डालूंगा। ठीक है, यूट्यूब चैनल है मेरा, और उस यूट्यूब का लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा। तो जो जो स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट नहीं ले पाए हैं, वो अपना यूट्यूब के थ्रू सब्सक्राइब करके इस आज के जो टॉपिक है, जो आज का जो लेक्चर्स है, उसको अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली जो भी क्लास चलेगी जून की, वो मैं यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है, इस पर आपको मिल जाएगा। तो आज की जो भी क्लास है वो यूट्यूब चैनल पर मैं डाल दूंगा, और उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा शाम को। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में जो भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, वो मेरे उससे आप वो मंडे में डिस्कस कर सकते हैं। और उस जो आपका क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को पहले से मेरे को सेंड कर दें। ठीक है, चाहे मेल के थ्रू करें या व्हाट्सएप के थ्रू करें, तो पहले अपने आप क्वेश्चंस और क्वेरीज को सेंड कर दें एक दिन पहले ही, ताकि मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करके आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और मैं उम्मीद ओके करूँगा सर। कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में ऐड हों और कुछ अपना सीखने की कोशिश करें। ठीक है, तो तब मंडे तक के लिए मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। ठीक है, नमस्कार। ठीक, ओके, थैंक यू सर।